तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी दिल्ली की है। इसी दिल्ली में एक जगह लगती है गोकुलपुरी और इसी गोकुलपुरी में एक जगह है भागीरथी बिहार और इसी भागीरथी बिहार में एक परिवार जिसका मकान नंबर है 245। ये कहानी उसी परिवार की है। दरअसल इस परिवार में टोटल 5 लोग रहते हैं। परिवार के जो मुखिया हैं राधेश्याम वर्मा, लगभग 75 साल इनकी उम्र। पेशे से टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे दिल्ली के टीचर से ये रिटायर हुए थे प्रिंसिपल होके। पत्नी इनकी हाउसवाइफ थी। जो बेटा रवि था वो भी एक जगह पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करता था। वहाँ से निकाला जाता है तो उसके बाद एक दुकान पे ये अपनी दुकान वगैरह डालता है, दुकान पे काम करता है, खुद की दुकान चलाता है। रवि की एक पत्नी है मोनिका और एक 6 साल का बच्चा जायस। यानी टोटल घर में 5 लोग में से 2 लोग कमाने वाले। लगभग 100 गज का ये मकान था, 2 मंजिला। अब जब राधेश्याम वर्मा रिटायर होते हैं तो इन्हें लगता है कि अब खाली समय कैसे कटेगा, लिहाजा अब अपने घर में ये एक परचून की दुकान खोलते हैं। बहरहाल पैसे कमाने का इनका कोई इरादा नहीं था, बस बात इतनी सी थी कि समय काटना है तो कुछ करना है। तो एक परचून की दुकान खोलते हैं, उसी से अपना समय काटते, थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते। सारी चीज़ें ठीक चल रही थी और धीरे धीरे जब वक्त गुजरा और इन्हें लगा कि अब हम रिटायर हो गए और जो बेटा है वो भी अब गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहा था लेकिन कहीं सेटल नहीं हो पाया, तो एक काम करते हैं, इतना बड़ा मकान है इसको बेच देते हैं और अपने पैतृक गांव यानी यूपी के कन्नौज के ये रहने वाले थे, तो यूपी के कन्नौज में चलते हैं, अपने पुराने लोगों के साथ रहेंगे जहाँ की पैदाइश से अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे। अब मकान बेचने का प्लान बना तो फिर साथ ये भी चीज़ें हुई कि इतना बड़ा मकान आखिर खरीदेगा कौन। कई लोगों को दिखाया गया कि मकान कितने लायक है, आखिर कितने पैसे मिल सकते हैं। तो कई लोगों ने बताया कि इस मकान की कीमत तो लगभग करोड़ों में है, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ये मकान है। अब 2 करोड़ या 1.5 करोड़ का मकान था, अब इसको बेचना था तो बेचने के लिए अब कस्टमर खोजा जाने लगता है कि कौन खरीदेगा। लेकिन अब इतनी बड़ी रकम थी तो कोई ख़रीदने वाला हिसाब से मिला नहीं। तो फिर जो राधेश्याम वर्मा है उन्हें लगा कि इस मकान को ऐसे ना बेच के टुकड़ों में बेचा जाए, यानी घर के जो पीछे का हिस्सा है उसको एक बार में बेच दिया जाए। उसके बाद फिर ग्राउंड फ्लोर को बेचेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर को बेचेंगे, ऐसे करके पूरे मकान को बेच देंगे। उसके बाद हमें जहाँ रहना होगा वहाँ रहेंगे। आखिर इतने बड़े मकान का कोई काम है नहीं, 2 मंजिला मकान है, लगभग 7 से 8 रूम है, तो अब ऐसे मकान का अभी कोई यूज है नहीं। अब कस्टमर खोजा जाता है और अंत में 50 लाख रुपए में घर के पीछे वाले हिस्से का सौदा होता है। घर के पीछे वाले हिस्से का सौदा हुआ, सौदा पक्का हुआ और ख़रीदने की तैयारी शुरू हुई। और जो खरीदने वाला था यानी जिस बिल्डर को इन्होंने मकान बेचा था उसने 5 लाख रुपए एडवांस में इनको दे दिए। अब पैसे दे दिए, उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ टाइम बाद आएंगे, रजिस्ट्री वगैरह कराएंगे, फिर पूरे पैसे देंगे। अब ये पैसे रखते हैं, उसके बाद फिर सारी चीज़ें एज यूजुअल जैसी चलती हैं उस हिसाब से चलने लगती हैं। लेकिन इसी बीच 9 तारीख को यानी 9 तारीख या 10 तारीख को सोमवार के दिन जो राधेश्याम वर्मा और उनकी पत्नी बीना थी, ये तो ग्राउंड फ्लोर पे सोते थे और इनके जो बच्चे थे, इनके जो पोते थे यानी रवि, उसकी पत्नी मोनिका और बेटा जायस, ये तीनों लोग फर्स्ट फ्लोर पे सोते थे। सोमवार का दिन था यानी आज से महज 3 दिन पहले। जो बहू मोनिका है वो छत से उतर के आती है, पूरी रात सोती है, सोने के बाद फिर उतर के आती है। उतरने के बाद जैसे ही नीचे आती है तो नीचे का जो मंजर था उसे देखने के बाद वो गस्त खा के गिरते गिरते बचती है और ज़ोर से चिल्लाती है। अब जैसे ही चीखने की आवाज़ आती है तो जो बेटा था रवि वो नीचे आता है, वो भी देखता है तो वो भी चिल्लाने लगता है, रोने पीटने लगता है। अब रोने पीटने की आवाज़ जैसे जैसे आसपास के लोगों में फैलती है तो वो भी लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं और फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है। पुलिस भी मौके पे पहुंचती है तो देखती है कि जो राधेश्याम वर्मा है और जो उनकी पत्नी बीना है बिस्तर पे मरी पड़ी हैं, पूरे बिस्तर पे खून फैला हुआ है, किसी ने इनके गर्दन पे और बॉडी पे चाकू से वार किया है। घर के सामान बिखरे पड़े हैं और पीछे का दरवाज़ा खुला है, यानी घर में कोई ऐसा आया जिसने घर में चोरी की और चोरी करते टाइम इन दोनों का कत्ल कर दिया।
अब एक घर में इस तरह से दिन दहाड़े 2 लोगों का कत्ल, मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। पुलिस वाले फौरन जांच में जुड़ते हैं और डॉग स्क्वाड, एफएसएल, ये सारी टीमें मौके पे पहुंचती हैं और उस क्राइम सीन को फ़ौरन कब्जे में लेते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और एक एक चीज़, एक एक सबूत को बारीकी से चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटे से और बहू से पूछते हैं कि आप लोग कहाँ थे। इस पे बेटा और बहू बताते हैं कि हम लोग छत पे सो रहे थे, सोने के बाद जब उठ के हम लोग आए नीचे तो देखते हैं कि पिताजी और माताजी की इस तरह से किसी ने हत्या कर दी है। उसके बाद हमने फ़ौरन आपको फ़ोन किया और आगे आपको जो करना है वो कार्रवाई कीजिए, बस हमारे माँ बाप के कातिलों को आप ढूंढ दीजिए। अब पुलिस वाले और सारी बातें पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे शक है, क्या किसी पे कोई डाउट है, किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश हो, कोई पुराना मैटर। वो तमाम तरह की चीज़ें जो पुलिस वाले पूछते हैं वो सारी चीज़ें पुलिस वाले इस मैटर में भी पूछ रहे थे। पुलिस वाले जब दुश्मनी का एंगल पूछते तो उस पर भी जो बेटा रवि था वो कहता कि मेरे पिताजी की तो किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी, बेचारे सीधे साधे टीचर थे, रिटायर हुए तो दुकान खोल ली, अब दुकान चला रहे हैं तो किसी से दुश्मनी क्यों ही होगी। अब दुश्मनी का जब एंगल नहीं मिला तो फिर पूछा कि कोई पुरानी रंजिश, तो इस पर भी पुलिस वालों से जो बेटा रवि है वो कहता है कि कोई रंजिश वगैरह तो थी नहीं। यानी अब ये जो पूरा मामला था ये महज इतना सा था कि कोई घर को लूटने आया और इस लूटपाट के दौरान कत्ल हो चुका था। पुलिस वाले भी इस एंगल पे बारीकी से चेक कर रहे थे, छानबीन कर रहे थे, आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रहे थे, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। और कहा जाता है कि अगर आपको किसी के बारे में जानना हो, छोटी से छोटी बात, तो आप उसके पड़ोसियों से पूछिए। पड़ोसियों से पूछताछ जब पुलिस वाले करते हैं और इसी के साथ साथ घर को और उस क्राइम सीन को बारीकी से चेक करते हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी संदिग्ध मिलती हैं। पहला, अगर कोई आपके घर में चोरी करने आता है और चोरी करने के बाद कत्ल करता है, पिछले दरवाजे से आया था, बेसिकली घर में 2 गेट थे, तो पहला गेट तो अंदर से बंद था, पिछला दरवाज़ा खुला था, यानी वो पिछले दरवाजे से ताला वगैरह तोड़ के आया होगा। तो अगर वो कत्ल करके भाग रहा था तो सबसे पहले ऐसे मामलों में जो कातिल होता है या फिर जो चोर होता है दरवाज़ों को बाहर से बंद कर देता है ताकि कोई पीछा न कर पाए। लेकिन यहाँ पे भागने वाला जो था उसने गेट को बराबर खोल रहा था और खोलने के बाद वैसे ही खुला छोड़ के भागा था। तो ये चीज़ भी अब पुलिस वालों को हजम नहीं हो रही थी। साथ ही अब आसपास के इलाकों में और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई इस परिवार के बारे में कि किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई और बात जो परिवार वाले ना बता पा रहे हो, आप लोगों को पता हो, तो इसमें एक बड़ी हैरान करने वाली बात निकल के सामने आई। दरअसल आसपास के लोग बताते हैं कि जो रवि है और उसकी पत्नी जो मोनिका है, इन दोनों के आपसी ताल्लुकात ठीक नहीं थे, इन दोनों में पटती नहीं थी, आए दिन झगड़ा होता था। और जो मोहल्ले वालों ने आवाज़ सुनी थी उस आवाज़ के हिसाब से रवि को मोनिका के चरित्र पे शक था। ऐसा लगता था कि मोनिका किसी और से बात करती है, किसी और से उसका संबंध है। अभी ये 2 चीज़ें पुलिस वालों के दिमाग में घूमने लगती हैं। पहला, गेट बाहर से ना बंद होना, उस तरह से खुला छोड़ के भागना। दूसरा, रवि और मोनिका का संबंध खराब होना। पुलिस वालों को अब कहीं ना कहीं लगने लगा कि इस कत्ल में घर का ज़रूर कोई शामिल है। अब रवि तो शामिल हो नहीं सकता था, तो पुलिस वाले अब मोनिका को अलग से बुलाते हैं और अपने पुलिसिया अंदाज में घुमा घुमा के इधर उधर से तोड़ मरोड़ के पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ में मोनिका कुछ नहीं बताती, कहती है कि एक तो मेरे सास ससुर का मर्डर हुआ है और ऊपर से आप लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको हर बार बताया कि जो पुलिस वाले होते हैं उनकी नज़र बड़ी पारखी होती है। अगर आप 100 बात सच बोल रहे हैं और उसमें एक बात भी आप झूठ बोलेंगे तो पुलिस वाले उस झूठ को बहुत बारीकी से भांप लेते हैं, और इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ। मोनिका चाहे जितनी बातें बोल रही थी, पुलिस वालों को हर बात में डाउट लग रहा था। अब पुलिस वाले अपना प्यार का तरीका छोड़ते हैं और इस मोनिका से जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब जाके मोनिका टूटती है, और टूटने के बाद 2 नाम और लेती है। पहला नाम था आशीष का और दूसरा नाम था विकास का। दरअसल लॉकडाउन जब लगा था और जब ये शादी हुई थी रवि की और मोनिका की, तो शादी से ही मोनिका और रवि एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे और सारी बातें हो। मोनिका को रवि में ना कोई इंटरेस्ट था, ना ही कोई दिलचस्पी थी। मोनिका महज एक बंधन में बंधी हुई थी, आज़ादो ख्याल कोई लड़की थी। चाह रही थी कि कोई ऐसा हो जो उसे समझे, जो उसे हर तरह का सुख दे सके, उसकी बातों को, उसकी फीलिंग्स की कदर कर सके।
जैसे तैसे शादी के कुछ साल बीते और इसी बीच लॉकडाउन लग जाता है। अब लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन में फिर सारे लोग घर पे, रवि भी घर पे और मोनिका भी घर पे। और जब ये दोनों लोग घर पे हैं तो फिर वैसे भी इन दोनों में नहीं बढ़ती थी तो तकरार भी बढ़ने लगी, क्योंकि अगर आपकी किसी से बनती नहीं है और आपके नज़रों के सामने है तो फिर झगड़े होने की जो संभावना है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। लिहाजा फिर अब इन दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। अब झगड़े होते गए तो फिर मोनिका जो थी प्यार खोजने के लिए, टाइम पास के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। सोशल मीडिया का सहारा लेती है तो इसी सोशल मीडिया पे आशीष नाम के एक लड़के से इसकी मुलाकात होती है। अब आशीष से मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद फिर सोशल मीडिया पे बात होने लगी। अब मोनिका आए दिन अपनी प्रॉब्लम्स कि कैसे उसके पति उसके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे वो अपने पति के साथ खुश नहीं है, कैसे वो आज़ाद ख्याल की लड़की है, उसे किस तरह की ज़िंदगी चाहिए, ये तमाम चीज़ें आशीष से वो शेयर करती। आशीष भी बताता है कि वो पेशे से एक बाउंसर है, एक जगह पे जॉब करता है, साथ ही बाउंसर का भी काम करता है। ज़्यादा पैसे नहीं है लेकिन अपने परिवार के साथ वो खुश है, आज़ाद ख्याल का लड़का है, अपनी ज़िंदगी ऐसे से जीता है। अब ऐसी बात मोनिका को जब वो बताता है तो मोनिका उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और देखते ही देखते इन दोनों में दोस्ती और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब मोनिका और आशीष एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार करने के साथ साथ 2020 में इन दोनों की मुलाकात हुई और जैसे लॉकडाउन हटा, ये लोग लॉकडाउन हटने का वेट भी कर रहे थे। तो जब लॉकडाउन हटा तो लॉकडाउन हटने के बाद फिर फैसला होता है कि चलो मिलते हैं कहीं। तो फिर ये हुआ कि कहाँ मिला जाए, तो फिर अप्रैल 2021 में ये दोनों एक होटल में मिलते हैं। पूरे दिन उसी होटल में दोनों रहते हैं। अब इधर रवि आता है घर पे और देखता है कि सास ससुर यानी कि जो उसके पिता हैं राधेश्याम और उसकी माँ बीना बताती हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है सुबह से कहीं गई है, अभी तक लौट के नहीं आई। रवि फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठता, पूरे दिन मोनिका गायब। शाम को मोनिका लौट के आती है, रवि पूछता है कि कहाँ थी, उस पर इधर उधर की बातें करती। अब यह सिलसिला लगातार होने लगा, लगातार ये मिलने जाने लगी। कभी ये आशीष के घर गाजियाबाद पहुंच जाती मिलने, कभी कहीं और मिलने जाती। और कहते हैं कि इश्क हो या मुस्क हो, छुपाए नहीं छुपता। अब इन दोनों का जो प्यार था जब धीरे धीरे परवान चढ़ा तो जो रवि था उसे भनक लग गई कि ये किसी से बात करती है। अब रवि को भनक लगी तो फिर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, झगड़ा बढ़ता गया, लेकिन मोनिका जो थी आशीष के प्यार में सीरियस होती चली गई। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और साल 2022 बीतते बीतते अब मोनिका और आशीष एक दूसरे के प्यार में इस कदर सीरियस हो गए कि अब मोनिका को ना अपना पति अच्छा लगने लगा, ना ही अपना बेटा अच्छा लगने लगा, ना ही सास, ना ही ससुर। ये तमाम लोग अब फूटी आंख इन दोनों को नहीं सुहाते थे। साल 2022 में भी इन दोनों ने प्रयास किया था, लेकिन उस टाइम उस हिसाब से ना मौका मिला, ना मोटिव मिला। और इसी बीच एक दिन जब इन दोनों के बीच यानी मोनिका और रवि के बीच झगड़ा हुआ तो शुरुआत में तो रवि ने अपनी पत्नी की इज्जत को ढांका, कवर किया, किसी को बताया नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे झगड़ा हुआ तो सास ससुर को भी पता चल गया कि जो मोनिका है उसका किसी और से संबंध है। अब सास ससुर को भी पता चला तो फिर मोनिका को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमको छोड़ दे, तलाक दे दे, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो चली जाए। अब इतनी डर और इतनी सारी चीज़ें चल ही रही थी कि एक दिन ये आशीष से बात कर रही थी और उसके सास ससुर यानी राधेश्याम और बीना ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब रंगे हाथों जब पकड़ा तो इसे और डर लगने लगा कि अगर रवि को पता चल गया और रवि को इन्होंने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी बदचलन है, इसे छोड़ दो, और अगर तलाक वगैरह हो गया तो इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लगभग 1.5 करोड़ का तो कम से कम ये मकान है, ये तमाम चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएंगी। अब यहीं से मोनिका के दिमाग में सातिर चीज़ें चलने लगती हैं। अब सारी चीज़ें चलती हैं, इस बारे में वो आशीष से बात करती है, कहती है कि इतने पैसे हैं, इतने चीज़ें हैं, कुछ ऐसा हो कि ये पैसे, ये सारी चीज़ें हमारे तुम्हारे पास आ जाए और इस पैसों के दम पे हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अब ये सारी चीज़ें आए तो फिर प्लान बनने लगा कि आखिर किया क्या जाए। और इसी बीच जब घर के पिछले हिस्से का सौदा होता है और 5 लाख रुपए एडवांस मिलते हैं, तब मोनिका को लगता है कि अब अपने सास ससुर को मरवा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अब देख भी लिया है कि मैं किसी और से बात करती हूँ और अगर ये चाहेंगे तो प्रॉपर्टी अभी इनके नाम है, ये किसी और के नाम कर देंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा।
ये मर जाएंगे और मेरे पति के नाम होगा तो कम से कम कंपनसेशन में मैं आधा तो ले ही सकती हूँ। अब ये सारी चीज़ें मोनिका के दिमाग में चली और दिमाग में चलने के साथ साथ अब प्लान बना। आशीष को भी इसने समझाया कि मेरे सास ससुर को मारना पड़ेगा। अब आशीष भी तैयार होता है, लेकिन अब अकेले और 2 लोगों को कत्ल करना इसके बस का था नहीं। तो फिर सोचा क्या करें, किसको शामिल करें। इसी बीच आशीष के दिमाग में ख्याल आता है कि उसका एक दोस्त है विकास, जो पैसे के पीछे पागल है। अगर विकास को शामिल कर लिया जाए तो वो भी शामिल हो जाएगा, थोड़े बहुत पैसे उसे दे देंगे और पूरा काम आसान हो जाएगा। अब आशीष विकास से इस मामले में बात करता है। विकास से बात होती है, विकास भी तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है करते हैं, लेकिन करना कैसे है। अब इसके लिए भी काफ़ी प्लान बनता है। डेट, तारीख, ये सारी चीज़ें मुकर्रर की जाती है और कत्ल से 2 दिन पहले मोनिका जाती है और एक नया सिम लेके आती है फेक आईडी पे नया सिम लाती है, उसको अपने फ़ोन में लगाती है और इस बारे में किसी को पता भी नहीं था। और जब इस बारे में सास ससुर और पति को पता चला कि मोनिका किसी और से बात करती है तो उन्होंने उसका एंड्रॉयड फ़ोन छीन के एक कीपैड फ़ोन दिया था। तो कीपैड फ़ोन है तो उसे ट्रैक करना और उसे हैक करना भी थोड़ा सा पुलिस के टेक्निकल टीम के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कीपैड फ़ोन में ना ज़्यादा लोकेशन की ना जीपीएस की सारी सुविधाएं भी नहीं होती। लिहाजा उसी कीपैड फ़ोन में एक नए सिम को ये लगाती है और 2 दिन पहले से ही अपने सिम से ना बात करके इस नए सिम से आशीष से बात करने लगती है। बात करती है, फिर प्लान बनता है और इस प्लान के तहत मोनिका कहती है कि तुम रात को मेरे घर पे आ जाना 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, मैं तुम्हें छुपा दूंगी, उसके बाद फिर तुम कत्ल करके निकल जाना। प्लान बना। रविवार की रात ये सारे लोग आते हैं। मोनिका उन्हें छत पे चढ़ा देती है। छत पे चढ़ाने के बाद फिर अब सास ससुर को खाना देती है। पति के खाने में थोड़ी सी नींद की दवा मिला देती है। पति गहरी नींद में सो जाता है, खुद भी ऊपर सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद नीचे आती है, गेट अंदर से खुला ही था छत का। उसके बाद फिर आशीष फ़ोन करता है। फ़ोन करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारे पति सो गए। ये कहती है कि हाँ सो गए। फिर थोड़ी देर तक इंतज़ार होता है और रात के 2:30 बजे आशीष और विकास नीचे आते हैं। आने के बाद पहले ससुर का यानी राधेश्याम वर्मा का और फिर उसकी पत्नी बीना का चाकुओं से गोद के कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद फिर अलमारी खोलते हैं। अलमारी खोलने के बाद जो भी ज्वेलरी थी उसमें मोनिका से फ़ोन पे बराबर पूछते रहते हैं कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, कैसे है, क्या है। मोनिका फ़ोन पे ही सारी चीज़ें गाइड करती रहती है। लगभग 4 साढ़े 4 लाख की ज्वेलरी, 5 लाख रुपए नगद और सारी चीज़ें लेके ये लोग आराम से पिछले गेट से 9-2-11 हो जाते हैं। उसके बाद आशीष और विकास भाग जाते हैं उत्तराखंड और मोनिका फिर चुपचाप सो जाती है। सुबह उठती है और सेम तरीके से वही नाटक करती है जो शुरू में मैंने आपको कहानी में बताया। अब पुलिस वाले फ़िलहाल इस मामले में और पूछताछ कर रहे हैं और आशीष और विकास को गिरफ्तार करने के लिए उत्तराखंड की तरफ क्राइम ब्रांच की कई टीमें अभी 2 घंटे पहले रवाना हुई हैं। बाकी इस मामले में जो कुछ होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी दिल्ली की गोकुलपुरी की मशहूर डबल मिस्ट्री, जो इस टाइम सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में से एक थी। अभी 2 घंटे पहले इस मर्डर का खुलासा हुआ। अब आते हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन सी है। अब इस मामले में थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है। पहले माना जाता था F1, लेकिन हाल में ही यानी आज से ठीक 1 दिन पहले फिर से ऑक्शन हुआ, नंबर प्लेट की नीलामी हुई और इसी बीच एक नंबर प्लेट आया जिसका नंबर था P7 और इसको एक आदमी ने लगभग 55 मिलियन दिहरम यानी टोटल 123 करोड़ रुपए में इसको अपने नाम किया। और इस टाइम जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से P7 जो है दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है आतिफ इकबाल जी हैं, सुनीता जी हैं, शिव खन्ना जी हैं, गुरसेवक सिंह जी हैं पंजाब से, जय शर्मा जी हैं, महेंद्र मीना जी हैं, कम्मो सोलंकी जी हैं, शहजाद अली जी हैं, घनश्याम जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ कौन सी है। इस बारे में मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया भी था, तो मुझे लगा इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट करना चाहिए। तो अगर आपको पता हो तो बताइएगा,
और अगर नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, मैं बताऊँगा। और ऐसे ही कहानियों के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।